वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? पंकज, आप कैसे हैं? बस हम भी ठीक है। तुम ठीक हो? पिछला वाला जो जी, दिन आप था उस दिन कैसे क्लास नहीं ले सके जी थे, मौका ही नहीं मिल सका था। तो और आज भी मिस हो गया था, 2 बजे का टाइम दिए थे, मिस हो गया था, ध्यान नहीं था। चलिए, सब लोग जुड़ जाइए थोड़ा, ठीक है ना? और 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। तो नहीं जुड़ पाया होगा। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं, बस अभी सिर्फ अभी आप हैं और लोग जुड़ जाएगा थोड़ा देर में। आज हम लोग का कौन सा यूनिट होगा? तीसरा यूनिट चल रहा था, उसमें अभी योगा के बारे में देखेंगे और गेम के बारे में देखेंगे, ठीक है? 3 का ए पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा, बी सी डी ई है, तो बी और सी को कोशिश करेंगे आज हम, जहाँ तक हो सकता है करें, ठीक है ना? एक मैसेज अगर होगा तो देखते हैं, उन लोग को भी डाल देते हैं। मैसेज तो दिए हैं, देखते हैं। उसके लिए चलो, गुड आफ्टरनून प्रतिभा। पेडागोजी का कोई बुक। अच्छा, मैथमेटिक्स के लिए कोई पेडागोजी बुक? मैथमेटिक्स के लिए कोई पेडागोजी बुक पूछ रहे हैं? यस सर। चलिए, हम आपको बता देते हैं क्लास के बाद। क्योंकि बात हुई थी, हमको ये कहा गया था कि वो जो मतलब ग्रुप में जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ही बात की जाए, ज़्यादा अच्छा है, कहा गया था। तो चलिए, सब्जेक्ट वो भी तो सब्जेक्ट है, लेकिन चलिए अपने सब्जेक्ट से ही बात करेंगे। वैसे हम बता देंगे आपको जो भी जानकारी है, ग्रुप में नहीं होना। हाँ, बोलिए। अच्छा, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना आप बताते हैं वो हो जाएगा। देखिए, लेसन प्लान से रिलेटेड जो बोल रहे हैं आप अगर, तो उसके लिए कुछ इधर उधर की ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लेसन प्लान अगर स्कूल में जो भी कीजिएगा वही बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना ही काफ़ी है। लेकिन लेसन प्लान आप अपने से बनाइएगा तो, नहीं तो बाद बाकी लेसन प्लान चूँकि जैसा ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन को, ठीक है? पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको जैसा ट्विस्ट कर देगा, बहुत ट्विस्ट कर सकता है, मतलब इतना ट्विस्ट कर देगा जैसे नेचर ऑफ क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा, इतना तक होता है। हम 1-2 एग्जांपल दे देंगे, उस सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन पहले हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो टाइमिंग है, ठीक है? अभी आप 3 आदमी जुड़े हैं, देखते हैं और लोग जुड़ जाए जब तक, वो हम बता देंगे आपको, अभी बता देंगे क्लास के बाद, मैथमेटिक्स का, ठीक है? चलिए, हमको देखना है योगा के बारे में। ये जो अभी जो आप क्लास। हाँ, बोलिए। क्लास जिस मतलब फिजिकल एजुकेशन जो ले रहे हैं सर, हाँ, यदि स्पेशल कभी भी कोई इंटरव्यू होता है या कोई एग्जाम जो होगा हम लोग का, तो स्पेशल इससे भी पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे क्रिकेट होता है या स्टेट होता है। हम नहीं समझ पाए, मतलब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? जैसे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है ना सर, बिल्कुल। तो इससे स्पेशल जो स्टेट होगा या स्टेट होगा, इसमें भी क्वेश्चन है? नहीं, STET CTET ये सब जो भी एग्ज़ाम है, उसमें आपको जनरल पेपर से क्वेश्चन तो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन आमतौर पर फिजिकल एजुकेशन सबसे क्वेश्चन आपको वहाँ नहीं मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन का कुछ पार्ट मिलेगा, जैसे बता रहे, इसी का यूनिट 2 है ना, जो अभी आपका ख़त्म हुआ, यूनिट 2 क्या है आपको याद ही होगा, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो उससे बहुत सारा सवाल मिल जाएगा आपको, काफ़ी सवाल मिल जाएगा। तो वो एग्जैक्टली वो भी तो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन से। लेकिन जब हम फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। आमतौर पर लोग उसको एक्सरसाइज से जोड़ लेता है,
योगा से जोड़ लेता है, इस तरह की चीज़ है। क्या हुआ? जी सर। हाँ, तो आम तौर पे लोग जोड़ते हैं, जैसे बहुत सारा हमारे यहाँ पे हम लोग के बीच में भ्रांति है, बहुत सारी चीज़ जिसको हम लोग आम तौर पे अपने हिसाब से समझते रहते हैं। जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, अगर एक दो एग्जांपल हम बोलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जैसे आपसे अगर बोला जाए सीधा सा, हम वही सीधा सवाल कर रहे हैं क्या, फिर सीधे टॉपिक पर आ जाएंगे, अभी ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करेंगे। एक सीधा सवाल ये कर रहे हैं आपसे, शास्त्र का मतलब क्या है? अभी आप 4 आदमी हैं, ठीक है, 2 प्रतिभा, 1 विनीता, 1 पंकज, 4 आदमी। आप बताइए, अगर सीधे सवाल करेंगे शास्त्र क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा? छोटा सा सवाल है, शास्त्र से क्या समझते हैं, क्या जवाब दीजिएगा बताइए? कोई भी आदमी? बहुत तरह का है सर। जी, देखिए, आमतौर पे अगर आप सवाल करते हैं शास्त्र क्या है, आमतौर पे तो जब आप किसी से सवाल कीजिए वो सीधे आपको शास्त्र में ले जाएगा, मतलब धर्म शास्त्र में ले जाएगा, जबकि एग्जैक्टली हम धर्म शास्त्र बोले ही नहीं। अच्छा। शास्त्र का मतलब धर्म शास्त्र कैसे हो जाएगा? अगर आप 9-10 की बात कीजिएगा, आपको याद होगा रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे, 9th-10th में पढ़े होंगे ना, रसायन शास्त्र पढ़े होंगे, केमिस्ट्री जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, भौतिक शास्त्र पढ़े थे, फिजिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो जब वहाँ भौतिक शास्त्र फिजिक्स हुआ, जाएगा जिसको एकत्रित किया जाता है एक, हाँ प्रतिभा बोलो, उसको हम शास्त्र कह सकते हैं। क्या चीज? वो ज्ञान जिसको एक ढंग से एकत्रित किया जाता है उसको शास्त्र हम कह सकते हैं। वही हम कह रहे हैं कि देखो, मेरा कहना ये था कि आम तौर पे जो चीज़ जो है वो तो वही है, वो बदलता नहीं है, लेकिन आम आदमी साधारण शब्दों में बहुत सारी बातों बोलने में गलती करते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन के साथ आम लोगों का मानना ये होता है, अगर बोलो फिजिकल एजुकेशन, वो सीधा समझेगा योगा, बोलचाल की भाषा में, मगर योगा एक अलग चीज़ है। योगा इट्स ए पार्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। योगा इज़ नॉट ओनली द फिजिकल एजुकेशन। योगा ही सिर्फ फिजिकल एजुकेशन है ऐसा नहीं है। हाँ, योगा भी फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट है ना। लेकिन अगर हम अपने ही सब्जेक्ट को देख लें, 11C को बांट के देखें अगर, तो उसमें 3 यूनिट दिया हुआ है। एक में फूड न्यूट्रिशन है, तो फूड और न्यूट्रिशन क्या है? हेल्थ से जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। फूड खाइएगा सीधा हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा, अच्छा खाइए बुरा खाइए, अच्छा या बुरा असर आपके हेल्थ पे पड़ना है। फिजिकल एजुकेशन क्या है? अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है फिजिकल एजुकेशन जो भी होगा वो आप उसको सही से नहीं कर पाएंगे। चाहे आप योगा ही ले लीजिए, योगा भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा फिजिकली बॉडी फिट नहीं होगा तो हम कैसे कोई अच्छा से योगा कर पाएंगे? पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्टली दे आर एक दूसरे में सब मिक्स्ड हैं इंटरनली, लेकिन है क्या कि साधारण शब्दों में बोलते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। इसीलिए मैं एक उदाहरण दिया शास्त्र के बारे में। अगर हम सीधे शास्त्र बोलते हैं तो उसका अर्थ लोग ऐसे ले लेता है जनरल बोलचाल की भाषा में कि शास्त्र का मतलब मानो वो धर्म शास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि शास्त्र सीधी सीधी बात है, किसी भी चीज़ का ज्ञान होगा वो शास्त्र है, उसके बारे में बताया जाएगा वही शास्त्र है। यही हाल पेडागोजी के साथ है। पेडागोजी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं जो मेथड पे पढ़े वही पेडागोजी है। पेडागोजी इज व्हाट? जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पेडागोजी है। द टेक्निकल वे जो भी होगा पढ़ने का, पढ़ाने का, टेक्निकल वे, टेक्निकल अप्रोच, टेक्निकल स्किल्स दैट यू हैव मेंशन्ड, दैट यू हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड, जो सारी चीज़ें आप करके दिखा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं या खुद सीख रहे हैं, कुछ एडेप्ट कर रहे हैं, कुछ एडेप्ट करवा रहे हैं लोगों को, वो सारी टेक्निक्स जो भी होगी सब पेडागोजी का पार्ट है ना। इसीलिए कुछ कॉमन एरर्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको लोग समझने में धोखा करते हैं, जबकि ये सारा चीज़ अगर इसीलिए हम बोल रहे हैं। लेसन प्लान के साथ भी ऐसी ही बात है। लेसन प्लान को बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर यूनिट प्लान में कंफ्यूज करते हैं। यूनिट प्लान भी एक होता है, ऐसा नहीं कि लेसन प्लान है तो यूनिट प्लान नहीं। हम सीधी सी बात जानते हैं कि एक यूनिट के अंदर कई लेसन होता है। अभी आप ही क्या है, कोई भी एक यूनिट होगा, उस एक यूनिट के अंदर कई छोटा छोटा लेसन होगा। तो जब यूनिट प्लान करेंगे हम तो हमको ये होगा कि इस यूनिट को कितना दिन में ख़त्म करना है, लेकिन जब लेसन प्लान करेंगे तो उतना दिन उसके लिए नहीं फिक्स करेंगे, है ना। उसके लिए कम दिन होगा, कम टाइम होगा, कम पॉइंट्स होगा, है ना, कम डिस्कशन करना होगा, सारी चीज़ होगी। तो इसी तरह की चीज़ हो जाती है योगा हमारे साथ। जो तीसरे चैप्टर में जाएंगे अभी हम, यूनिट 3 में अगर हम जा रहे हैं तो यूनिट 3 के अंदर जैसे अभी तक हमने क्या किया, यूनिट 1 यूनिट 2, तो यूनिट 1 यूनिट 2 में जो हमने कर लिया उसका अब यूनिट 3 में जा रहे हैं। तो यूनिट 3 का भी हमने एक किया था, जिसमें एक को हमने अपने हिसाब से बहुत कुछ चेंज कर दिया था। मतलब आपका सीधा सीधा सवाल था कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस,
फिजिकल फिटनेस कैसे आएगी। और फिजिकल फिटनेस के लिए सीधा था, एक लाइन का जवाब बोले थे कि जब आप निरोग होंगे, रोग मुक्त होंगे। तो अब सवाल था कि निरोग होंगे कैसे, रोग मुक्त होंगे कैसे। तो अब इसके लिए जानना होगा रोग होता कैसे है, किन किन चीज़ों से रोग होता है, उनसे कैसे बचें, ये सब चीज़ हम देख चुके थे। और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी कंपोनेंट्स, फिर ये सारी चीज़ जाना था। बहुत सारे एग्जाम्पल भी उसमें दिए थे, कई सारे क्वेश्चन भी आप लोग से पूछे थे। इसके बाद वाला जो हमारा यूनिट, इसी के अंदर सेक्शन बी है, मतलब यूनिट 3 का जो बी है, जिसमें गेम्स है, स्पोर्ट्स है ना। उसमें कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हम लोग जनरली इंडिया के अंदर हम लोग, या कम से कम अपने आपके परिवेश में, बिहार के क्षेत्रों में हम आमतौर पे एथलीट्स वगैरह नहीं खेलते हैं, ठीक है, या फिर जिम्नास्टिक्स वगैरह ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ। हम लोग जनरली मतलब जैसे क्रिकेट खेला जाता है, जैसे फुटबॉल खेला जाता है, वैसे नहीं खेलते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन है तो एग्ज़ाम में आएगा, सीधी सी बात है। जब टॉपिक है तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आएगा उससे, ठीक है। अब रह गया जैसे अभी पंकज का सवाल था कि क्या सीटेट या एस्टेट वगैरह में, तो सीटेट या एस्टेट वगैरह में नहीं आएगा सीधे सीधे सवाल, लेकिन हाँ उसमें यूनिट 2 का सवाल आएगा। स्पोर्ट्स से भरे सवाल नहीं पूछे उसमें, लेकिन कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जब जिसको आप आज चेंज किए जा रहा है, देखिएगा आप डे बाई डे। यूपीएससी का नेचर ऑफ एग्ज़ाम या बीपीएससी वगैरह में भी अक्सर बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, अक्सर सिलेबस रिवाइज होता रहता है, तो उसमें जीके जीएस को जोड़ने की बहुत सारी संभावना बनी रहती है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल में आप देखिएगा कम से कम सीटेट तो ज़रूर बदल देगा। सीटेट के अंदर जीएस वगैरह का जगह आएगा ही, चेंज करेगा ही करेगा। हालांकि अभी तक नहीं किया है ना, अभी तक फ़िलहाल नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है आने वाले 1-2 साल के अंदर सीटेट वगैरह में कम से कम जीएस जोड़ेगा ज़रूर। रीजनिंग वगैरह तो ऑलरेडी है ही, लेकिन एक वर्बल नॉन वर्बल में फंसा हुआ है वो, है ना, तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, आसान नहीं पूछता है, लेकिन चेंज करेगा वो। भले बिहार में नहीं चेंज करे, बिहार टेट नहीं चेंज करे, बीईटीईटी में नहीं चेंज करेगा, एसटीईटी में नहीं चेंज करेगा, ये सब हो सकता है, लेकिन सीटीईटी में बदलेगा। तो वहाँ के लिए आपको स्पोर्ट्स वगैरह भी जानना पड़ेगा अगर आने वाले टाइम में। फ़िलहाल तो नहीं चेंज है अभी आपका काम उससे चल जाएगा। अगर आप सीटेट के लिहाज से देखिएगा 11 कोर्स 11 को, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि यूनिट 1 में भी कई ऐसी चीज़ है जो पूछता है, चूँकि वो ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर हम यूनिट 1 की बात करेंगे, आवाज़ प्रॉपर्ली जा रही है ना? जी सर। हाँ, जैसे हम यूनिट 1 की बात करेंगे अगर, तो जैसा कि आपको पता है आपका जो यूनिट 1 था, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो खैर इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी से नहीं पूछेगा सवाल। हम सीटीईटी की बात करें, पंकज ने सवाल किया था इसके लिए, तो उसमें आपको सवाल उससे नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इसी के अंदर जब आप आगे जाएंगे, जिसमें यह सेक्शन बी है, हेल्थ नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसके बारे में कैसे केयरिंग करनी चाहिए, क्या केयरिंग करना चाहिए, उससे पूछता है सवाल। बिकॉज बच्चों का जो सवाल हो जाता है वो पूछा जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत। चाइल्ड साइकोलॉजी आपका कोर्स 1 में है, जिसमें आप चाइल्ड साइकोलॉजी का नाम नहीं है, लेकिन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है ना, कोर्स 1 है ना आपका, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो कोर्स 1 जो है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इससे नेट के अंदर जेआरएफ के लिए जो सवाल पूछा जाता है उसमें नेट में, उसके बाद सीटेट वगैरह में, खुद एसटीईटी वगैरह में, और बाकी भी जितना टीईटी है, चाहे जेएच टेट हो, एच टेट हो, यूपी टीईटी हो, सब जगह लगभग सवाल पूछा जाता है इससे। तो उन सब लिहाज से देखा जाए तो आपका जो कोर्स 1 है, मतलब बीएड का कोर्स 1, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कोर्स 6 भी, कोर्स 6 हालांकि आपके अभी के एग्ज़ाम के लिए तो वो है ही नहीं, ना कोर्स 1 ना 6, लेकिन सीटीईटी के लिहाज से देखेंगे अगर, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से, तो जेंडर, लिंग एंड सोसाइटी जो है आपको, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसको भी देखिएगा। इसी तरीके से कोर्स 10 भी, जो अभी सेकेंड ईयर का कोर्स 10 है, जिसमें आपको स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल नीडी चिल्ड्रंस हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं, है ना, ये पढ़ा होगा ना, गिफ्टेड चिल्ड्रंस जिनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे जिनकी आईक्यू बहुत ही पुअर होती है ना, तो वो इस सब तरह के बच्चों के बारे में जो स्पेशल एजुकेशन है उसके बारे में भी सवाल वगैरह पूछता है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन 2-4-5 क्वेश्चन घूम फिर करके आ ही जाता है। जैसे तारे ज़मीन पर जो फिल्म बनी, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह वो भी, और सीटीईटी का पूछा हुआ सवाल है कि आपको देखना है बच्चे के अंदर किस किस तरह का विकार पाया जाता है। अगर हम फिल्म को साइड कीजिए, फिल्म का हम ऐसे ही बोलने के लिए एग्जांपल दिया है
इन शॉर्ट अगर बात करें तो कई तरह के जो स्पेशली रोग हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत है, वो दवाओं से जिनका इलाज नहीं है, वो रोग जिनका इलाज दवाओं से नहीं है, हो सकता है दवा भी अब एनर्जी के लिए कुछ खाइए, ज़्यादा एनर्जेटिक हो, तेज़ हो जाए, भूख ज़्यादा लगे, ताकत होगा, आप दुबले पतले हैं तो डॉक्टर दवा दे देगा, वो अलग सी चीज़ होगी, है ना। लेकिन मतलब ये जो भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए किसी को आँख से कम दिख रहा है, ब्लाइंडनेस है, तो ब्लाइंडनेस के लिए ठीक है चश्मा पहनेगा, वो ठीक है, लेकिन दिख रहा है प्रॉपर, दिख रहा है सही, लेकिन कन्फ्यूज़न माइंड से है, आँख की वजह से कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर एम और डब्ल्यू का फ़र्क नहीं कर पा रहा है, एम इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है एम और इंग्लिश का ही अल्फ़ाबेट है डब्ल्यू, क्या फ़र्क है दोनों में? ठीक उल्टा है एक दूसरे का, है कि नहीं? एक नीचे से ओपन है और एक ऊपर से ओपन है, तो एक को हम एम बोल रहा है, एक को डब्ल्यू बोल रहा है। अगर कोई बच्चा एम को डब्ल्यू बोल दे रहा है, डब्ल्यू को एम बोल दे रहा है, कई बार डब्ल्यू एम में बहुत कंफ्यूज हो जा रहा है, तो ये आँख की गड़बड़ी नहीं है, आँख से तो देख रहा है वो प्रॉपरली, समझने की दिक्कत है। ये वैसे ही दिक्कत है जैसा मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, जिसको गुना का निशान बोलते हैं हम, गुना का निशान होता है ना, गुना करने का निशान मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें और जोड़ने का जो निशान है, मतलब अगर उसको सपोज कन्फ्यूज़न कैसे आ जाता है, कई बार टीचर की वजह से आ जाएगा, कई बार बच्चे का कंसेप्ट खुद क्लियर नहीं, वहाँ से आ जाएगा। हम मतलब हर बार टीचर को दोष नहीं देंगे, बच्चे को ज़्यादा दोष देंगे, लेकिन टीचर ज़्यादा दोषी इसलिए हो जाता है कि उसने हो सकता है प्रैक्टिस ठीक से नहीं करवाया होगा। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ठीक है, हम बोलेंगे 2 + 2 इज़ व्हाट? बताइए, आप में से कोई भी आंसर दे देगा हमको लग रहा है। चलो विनीता तुम बोलो, 2 + 2 इज़ व्हाट? सर 4। पक्का ना? यस सर। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब एक काम करो, प्रतिभा तुम बताओ, 2 × 2 इज़ व्हाट? 4 सर। मल्टीप्लाई भी 4 आ रहा है सर, तो ये बस 2 के साथ होता है। ये बस 2 और 2 के साथ ही हो रहा है ना। अगर इसको हम अगर आगे नहीं ले जा रहे हैं, 3 के साथ चेंज हो रहा है, 2 + 3 5 हो रहा है, 2 × 3 6 हो रहा है। लेकिन कोई बच्चा अगर अपना दिमाग लगा रहा है और उसी एक कंसेप्ट को 2 × 2 और 2 + 2 को एक मान ले रहा है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा ये तो एक ही चीज़ है, लिखने वाले ने टेढ़ा कर दिया है, लिखने वाले ने सीधा लिखा है, बस, तो वो उस गलती को दोहराता जाएगा बार बार। अगर इसको हम वॉच नहीं करते हैं तो पहला स्टेज का गलती तो ठीक है बच्चा किया था कि जब वो अपना दिमाग लगाया, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगा के और कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कि मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है और एडिशन का जो सिंबल है, वो दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न उसको लगा कि लिखने वाले से धोखा हुआ, टेढ़ा लिखा गया, जैसे कर्सिव में लिखा जाता है कभी कभी होता है ना। तो 2 मिनट के लिए वो गलती मान लिया वो, लेकिन उस गलती को अगर आगे हम रीड नहीं किया और उसको वहाँ पे फोकस नहीं किया, देखो तुम यहाँ कंफ्यूज हो, इसको 4 एग्जांपल और करो, 5 एग्जांपल और करो, चलो 2 एग्जांपल और करो, है ना। डैट मीन्स व्हाट, हम उसकी प्रैक्टिस करवा करके उसको दूर कर दे रहे हैं कन्फ्यूजन को। अगर तब नहीं किया था तो ये प्रॉब्लम बच्चे के माइंड में सेटल हो जाएगा। अब सेटल होने के बाद ये आगे दिक्कत क्रिएट करेगी उसको, है ना। तो ये मैथमेटिक्स में जैसे देखा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ, ऐसा ही अंग्रेज़ी के अंदर आप जाएंगे अगर, तो आपको बहुत जगह मिलेगा। एम और डब्ल्यू का एग्जांपल हम बोले, ए और वी के साथ हो जाएगा, ए और वी के साथ जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा ए और वी को, तो वहाँ ये दिक्कत आ जाएगी बच्चों के साथ, ठीक है। इसी तरीके से बच्चा कई बार कन्फ्यूज़ हो जाएगा क्यू के साथ और ओ के साथ, जबकि ओ और क्यू में फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा ऐसे ही निकल गया, हो गया बस, तो कंफ्यूज हो रहा है। अगर उसी कन्फ्यूज़न को तब हमने नहीं पकड़ा है, देन इट मीन्स हम गलती कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस सब तरह की कई सिचुएशन आ जाएगी। अब हिंदी में आ जाओ तुम, हिंदी में ब है, हिंदी में व है, व और ब का अंतर बहुत थोड़ा सा का है ना। बहुत बार तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी व और ब की गलती कर जाते हैं, है ना। अक्सर कुछ वर्ड को ही गलत लिख देते हैं, जैसे रब लिखना है तो रब और रब लिख के चले जाएंगे और पूरा सेंटेंस पूरा कर दिया। तो अब चूंकि उनको पढ़ने वाला दूसरा आदमी समझदार है, समझ ले रहा है, लेकिन छोटा बच्चा अगर पढ़ने वाला वो समझदार नहीं है, तो वो उस गलती को सही मान बैठा वो, और वहाँ से उस गलती को रिपीटेशन करेगा वो। डैट मीन्स एक गलती पे प्रैक्टिस किए जा रहा है। तो जो एक सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही चीज़ गलती के साथ भी होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इम्परफेक्ट। अगर वो प्रैक्टिस बार बार गलत किए जा रहा है तो गलत है प्रैक्टिस उसका ज़्यादा अच्छा से हो जाएगा, फिर वो गलत को ही सही मानने लगेगा, और जब आप सही बोलेंगे उसको सही नहीं मान पाएगा वो, है ना। तो इस सब तरह का गलती अगर हो रहा है तो ये आँख की गलती नहीं है। इसमें अगर कोई आँख वाली गलती समझ के उसका आँख का इलाज कराएगा, नहीं, यहाँ इलाज दिमाग का करना था, प्रैक्टिस की करनी थी,
टीचिंग एप्टीट्यूड का करना था, बच्चे का इंटरेस्ट को जानना था, बच्चे के बेसिक्स को जानना था, बच्चे की जो कमी है उसको जान के तब उसको रिमूव करना था। देन हमने किया नहीं, अब वो बच्चा गलती क्या बार बार प्रैक्टिस करके और ज़्यादा गलती करने में ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस सब तरह की गलती के लिए क्या होगा, ये कहाँ की कमज़ोरी होगी, दिमाग से कमज़ोरी है, मतलब कन्फ्यूज़न है, ठीक है। इसको हम ग्राफिक्स प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ग्राफिक प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें वो लेटर राइटिंग में कंफ्यूज होता है। एग्जैक्टली ग्राफिक्स अगर और थोड़ा अगर आगे बढ़ जाएंगे तो ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज़ होता है ना। लेटर पढ़ना, वर्ड फॉर्मेट्स, इन चीज़ों में गलती आती है। कई बार बच्चा क्या होता है कि कुछ चीज़ को सुन करके बोल रहा है, कई बार बच्चा कुछ चीज़ों को सुनता है तब बोलता है। तो जब सुन करके कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं तब वहाँ अगर हम गलती कर रहे हैं, इट मीन्स ये गलती हमारी कहाँ से आ जा रही है, किसी के बोलने की गलती को हमने प्रैक्टिस करा है और हम काम सही कर रहे हैं, लेकिन चूँकि बोला ही वो बहुत सारा वर्ड ऐसा है, जैसे हम बोलते हैं कि चलो फिर हम बाद में मिलते हैं, तो हम फिर बोल रहे हैं, फिर वर्ड नहीं होता है, वर्ड क्या फिर है, तो फिर बोलना चाहिए दोबारा मिलेंगे। लेकिन अक्सर लोग बोल देगा चलो फिर हम दोबारा मिलते हैं अगर, तो अब वो फिर जो बोल रहा है उसको तो लग रहा है हम बोल दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा बच्चा जिसका माइंड सेटल नहीं है वो फिर को फिर ही मान लेगा, उसके लिए फिर सही है, ठीक है। जबकि हमारे लिए वर्ड फिर सही था, फिर दोबारा के लिए, अगेन के लिए, लेकिन उसने फिर बोल दिया है। कई बार लिखने में भी ऐसा कर देते हैं, है ना। खास तौर पे आजकल जो व्हाट्सएप पे चैट होता है या तुम देख लो ट्विटर के ऊपर जो चैट होता है, तो ये सब में शॉर्टकट ज़्यादा चलता है। तो शॉर्टकट ज़्यादा चलता है तो हम लोग जानबूझ के गलत लिखते हैं। जैसे वी आर कमिंग लिखना है तो वी को वी लिख दिया, है ना, और आर है तो आर सीधे लिख दिया, वी आर कमिंग, तो मेरा चलो ठीक है। लेकिन जो बच्चा नहीं जान रहा वो भी ये लिखते चला जा रहा है, तो उसको अगर नहीं भी पता है तो वो उसी को करेक्ट मानते हुए चल रहा है। चैटिंग तो हो जा रही है, बट जब अगर कंसेप्चुअल बात करेंगे तो गलत है वो, तो ये होता है। चलो अब हम टॉपिक पे ही आ रहे हैं डायरेक्ट। हमारा टॉपिक था योगा से रिलेटेड आज का, ठीक है ना। हम योगा पे आ जा रहे हैं, ठीक है। ये जो योगा चैप्टर है आपका, मतलब अवेयरनेस अबाउट फिजिकल फिटनेस, यानी कि हम अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर, फिजिकल फिटनेस को पहले ऑलरेडी हम जान चुके हैं इसके पहले वाले सेक्शन ए में कि फिजिकल फिटनेस क्या है। और पूरे कई क्लासेस का निचोड़ अगर 2-3 सेंटेंस में बोलना हो तो हम बोल सकते हैं फिजिकल फिटनेस का मतलब था, नंबर 1, आप रोग से मुक्त रहो, आपके अंदर कोई रोग नहीं हो, नंबर 1। अब रोग से मुक्त होने का मतलब है, बीमारी नहीं होने का मतलब है आपका खान पान सही होना चाहिए, आपकी एक्टिविटीज़ सही होनी चाहिए। चूँकि खान पान ही सही तो उससे ही नहीं हो जाएगा, आपको नींद जितना आना चाहिए उतना आना ही चाहिए प्रॉपरली। उस ऑर्डर को आप चेंज करते हैं देन इट्स नॉट ए गुड हैबिट, ठीक है। लेट नाइट तक जगना ठीक नहीं होगा, लेट मॉर्निंग तक सोना भी ठीक नहीं होगा, देन हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है, क्वेश्चन वगैरह सुना होगा, अर्ली टू बेड, क्या था इस तरीके से हम बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह सवेरे सोना, सॉरी रात में सवेरे सोना और सुबह सवेरे जगना क्या होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इंसान को अक्लमंद बनाता है, सेहतमंद बनाता है, दौलतमंद बनाता है, सब कुछ बनाता है ना। तो इस सब तरह का जो कोटेशंस कहा गया, कई बार क्या होता है कि हम लोग सेंसिबल मीनिंग निकालते हैं, बहुत बार सेंसिबल मीनिंग भी कई मायने में सही है, लेकिन उसको हम वर्ड टू वर्ड नहीं मिला सकते, ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं मिला सकते। हालांकि जैसे हम बोलते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या मतलब है इसका? सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या मतलब है इसका? सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। लेकिन आज की साइंस बताती है सूरज डूबता ही नहीं है, पता है ना, सूरज नहीं डूबता है। इट्स अ फेनोमेना, एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें अर्थ उसका चक्कर काट रही है। हाँ, मतलब एग्जैक्टली वाइडली अगर हम बात करें तो वो है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन ये माना जाता है उगना डूबना हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से, जो हमको दिख रहा है उसको मान रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको हम मान ले रहे हैं कि चलो नहीं है तो मतलब नहीं है। अगर सूरज नहीं दिख रहा है तो सूरज है ही नहीं, एग्जैक्टली सूरज तो है। तो वो साइंटिफिक फिनोमेना सीनियर क्लासेस के लिए है वो सब चीज़, और जूनियर क्लासेस के लिए है, मतलब एक ही चीज़ को अलग अलग अर्थों में हम यूज़ कर सकते हैं, वो कहने का अर्थ है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं योगा के बारे में। तो योगा की अगर हम बात कर रहे हैं तो योगा का एक एग्जांपल अभी आपको दिए, जिसमें हमने कहा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना। तो इसका योगा से क्या लेना देना है? योग जो वर्ड है आपका संस्कृत का शब्द है। कहाँ का शब्द है ये? संस्कृत का।
और इसमें संस्कृत के अंदर इसमें आध्यात्म की प्रक्रिया को जोड़ा गया है। इससे आध्यात्मिक तौर पे क्या बोलेंगे हम, जिसमें आप धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। धार्मिक तौर पे अध्यात्म धर्म से जुड़ा हुआ हो गया, धार्मिक रूप में जुड़ा हुआ ये। तो इसमें क्या होता है, शरीर, मन और आत्मा सबको एक साथ मिलाने का काम किया जाता है। मतलब ये कि आप जहाँ पर हैं पूरी तरह से अपना 100% वहाँ दे रहे हैं, है ना। और ये अगर आप दूसरे तरह से देखिएगा इसको, तो कई इंटरव्यूज़ के अंदर बड़े बड़े स्कॉलर्स इस बात को बोलते हैं, है ना। हालांकि यहाँ पर जो बोलने का अर्थ है वो दूसरा है, लेकिन इसी अर्थ में बड़े बड़े इंटरव्यू, जैसा मैं शाहरुख खान का एग्जांपल बताया आपको। शाहरुख खान जब मानू यूनिवर्सिटी में उसको PhD अवार्ड किया गया, तो उसने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी थी अपनी बातों को वहाँ पे। उसमें एक बात उसने ये भी रखा था, ठीक है, उसने वहाँ पे एक चीज़ बोला था कि जब हम पूरी तरह से, उसने ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस फील्ड को करना चाह रहे हैं, जिस फील्ड में जाना आप चाह रहे हैं, वो फील्ड आपका कैरियर बनेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है। जैसा उसने खुद अपने बारे में भी कहा, उसने खुद के अपने बारे में कहा कि जैसे मैं एक्टिंग में आना चाहता था, मुझे एक्टिंग का मौका मिला भी और मैंने एक्टिंग में एक अच्छी पहचान बनाई भी, लेकिन इट इज़ वेरी रेयर। आमतौर पे सबको ये मौका नहीं मिलता है। लेकिन आप क्या करें, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर हैं उसको 100% करो, उसने ये कहा। अब इसी चीज़ को आप योग से जोड़ेंगे, योग वही चीज़ कह रही है, योग वही चीज़ कह रही है कि आप जहाँ पर हैं, ठीक है। हालांकि योग शब्द पहले बोले हम कि आध्यात्म वर्ड से निकला हुआ है, और यह अध्यात्म वर्ड संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है शरीर, मन और आत्मा। अब आप बताइए, शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों कहाँ है? शरीर तो शारीरिक रूप से हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं, वो शरीर है। मन, हम कहीं बैठे हुए हैं, मेरा मन कहीं और है। सपोज़ मान लें अभी हम जितने लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी, वो तो सब एक दूसरे को सुन रहे हैं, लेकिन किसी के घर में कोई हादसा हो गया है, सपोज़ मान लेते हैं मिनट भर के लिए, तो उसका माइंड उधर लगा होगा, पूरी तरह से लगा होगा। वो भले यहाँ पे आके बैठ गया हो, उसको लगा हो इट इज़ प्रोफेशनल क्लास, मस्ट हैव टू बी अटेंड करना है, देन आई हैव टू कम, तो वो आ गया होगा, लेकिन उसका माइंड कहीं और होगा। इसका मतलब वो शरीर से भले यहाँ पर है, लेकिन मन से यहाँ पर नहीं है। तो ये तो शरीर और मन का है। आत्मा किधर है? आत्मा उधर ही होगी जब शरीर और मन एक साथ होगा। क्योंकि जब शरीर और मन आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका मन किसी और चीज़ को सोच रहा है, कहीं और जाने के बारे में सोच रहा है, किसी और चीज़ को का इरादा रखे हुए हैं, आप वहाँ जाने का इरादा है आपका, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ है। लेकिन आप बाय प्रेशर, चूँकि क्लास अर्जेंट होगा, करना ज़रूरी होगा, ये कह दिया गया होगा, तो डर के मारे आप क्लास में अटेंड होंगे, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो। आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हैं, बट फिजिकली यू आर हेयर, ठीक है। तो जब आप फिजिकली यहाँ पर हैं और मेंटली कहीं और हैं, तो आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में आएंगे। उस टाइम आपकी जो आत्मा है वो आपका साथ नहीं दे रही है, किसी एंगल से नहीं देगी। लेकिन जब आप जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपने होमवर्क करके पढ़ा है, 99% लोग इसी तरीके से, शरीर उनका कहीं और, मन कहीं और होता है उनका, एग्जैक्टली। अभी भी आप लोग के बारे में भी हम बोलेंगे तो यही बोलेंगे, निगेटिव मेरा कहने का इरादा नहीं है, लेकिन कहने का सेंस ये है कि जब तक आप कोई वर्क करके नहीं बैठिएगा, जब तक कोई वर्क करके नहीं, अगर मान लीजिए आपको कहा गया कुछ भी पढ़ना है या कुछ भी पढ़ाना है, तो आप पहले वर्क करते हैं कि भाई हमको ये चीज़ पढ़ाना है या आपको ये चीज़ पूछना है। तो उस टाइम क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ के आए, तो जो कुछ पढ़ के आप आए हुए, अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ हम बोलेंगे अगर, तो हर इंसान के अंदर, इंसान की ही स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, वो आप में होगी या मेरे में है, पंकज के पास है, विनीता के पास या प्रतिभा के पास, ऐसा नहीं, राधा के पास या मीना के पास, ऐसा भी नहीं है। एवरीवन, कोई भी इंसान है, उसके अंदर ये उत्सुकता पाई जाती है। अगर उसको लगेगा कि कोई चीज़ उसको आ रही है और सामने वाला कुछ भी पूछा, देन फाइनली वो जवाब देगा। हम इसका एक एग्जांपल देते हैं आपको। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्हीं का कल वीडियो देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें उन्होंने कहा कि यूपीएससी के बारे में, कि यूपीएससी में हर साल ऐसे मतलब सैकड़ों आदमी हैं जो काफ़ी जीनियस होने के बाद, बहुत अच्छा नॉलेज रखने के बाद, वो रिटन एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, मेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल, पीटी निकाल लेते हैं, बट मेंस में क्या होता है, छट जाते हैं। वहीं पर
उनसे काफ़ी कम योग्यता रखने वाला बंदा वो मेंस क्वालिफाई कर लेता है। उसका रीज़न उन्होंने क्या बताया, पीटी में ये सवाल नहीं करने, चूँकि पीटी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है, एक वर्ड का आंसर है, सिंपल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक सवाल है एक जवाब दे दो, ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन जब राइटिंग पावर की बात आती है तो राइटिंग के अंदर आप क्या लिखना है, वो होता क्या है कि आपसे पूछने वाला पूछ क्या रहा है और आपने जो पढ़ा हुआ आपको क्या लगेगा। सपोज़ अगर आपसे कोई सवाल किया गया, मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर आपसे सवाल हुआ, आपने अगर ये पहले से पता था कि द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा ही पूछेगा तो आप उसको बहुत अच्छा फोकस किया, आपके पास इतना पावर था कि आप द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर 10 पेज से 20 पेज में आंसर लिख सकते हो, हम मान ले रहे 2 मिनट के लिए, और सवाल पूछा गया आपसे, लेकिन सवाल का नेचर बदल दिया। सवाल ने ये कहा कि अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुटों में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें से किसी एक गुट का आपके अंदर आपको ये पावर होता, आपको क्षमता मिलती कि आप उसका क्या करो, नेतृत्व करो, तो आप क्या करते। अब सवाल अलग है, एकदम अलग है सवाल। आपसे सवाल ये नहीं पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी हुआ वो सवाल द्वितीय विश्व युद्ध का था, द्वितीय विश्व युद्ध से नहीं है सवाल, ये भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके नेतृत्व का सवाल है वहाँ। तो आपको फोकस यहाँ बैलेंस करना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के कंसर्न में जो हुआ था आप उसमें पॉजिटिविटी के साथ अपनी भूमिका दिखाते वहाँ पर, जबकि आप तो द्वितीय विश्व युद्ध में थे ही नहीं। तो अब बच्चा कंफ्यूज क्या करता है कि चलो, उसको लगता है कि हम तो इतना पढ़े हुए हैं, हम कैसे नहीं लिखें। बच्चा चाहता है कि जितना हम ज़्यादा जान रहे हैं वो कम से कम एग्जामिनर जान ले कि हमको इतना पता है। उसके चक्कर में वो गलती पहले कर देता है, वो 50% का ज़्यादा मार्जिन आंसर का अपनी नॉलेज को दे देता है वहाँ कि हम ये ऐसा मेन पॉइंट हुआ था, जबकि वो मेन पॉइंट वो चाह नहीं रहा था आपसे, एग्जामिनर मांग भी नहीं रहा था आपसे वो मेन पॉइंट। उसको नेतृत्व के बारे में पूछना था, आपकी नेतृत्व क्षमता के बारे में जानना था, बट आपने दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ क्या। आप चले गए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, और वो क्या पूछ रहा था, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड पूछ रहा था। इट्स अ बिग डिफरेंस है यार। उसका सवाल था साइकोलॉजी आपकी कितनी काम करेगी, आप अपने साइकोलॉजी से जवाब दो कि अगर आप होते वो तो आप क्या करते। जैसे हम बोलेंगे अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, ठीक है, ऐसा सवाल पूछता है, अक्सर देखा होगा। तो आपकी निर्णायक क्षमता क्या वो पूछा जा रहा है, और आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले गए, हिस्ट्री में ऐसा वो आपने लिखना शुरू कर दिया सिर्फ इसलिए कि आप बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, आपकी जानकारी वो नहीं मांग रहा था। देन दैट मीन्स होगा क्या, वो आपके ज़्यादा नॉलेज को अकाउंट नहीं करेगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। एग्ज़ामिनर्स के साथ, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के एग्ज़ामिनर्स के साथ ये लॉबी होती है कि वो सारे स्कॉलर्स को ही चेक करता है। वैसे एग्ज़ाम्स का पहला पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को कि वो पहले ये मान ले, माइंड में पहले सोच ले वो कि जो एग्ज़ामिनर है वो उससे ज़्यादा जान रहा है, ये पहले मान ले वो। अगर वो जानेगा कि हमसे ज़्यादा जान रहा है वो, तो आपको इम्प्रेस क्यों करेंगे हम तो जान रहे हैं आप ज़्यादा जान रहे हैं, इम्प्रेस हो ही नहीं सकते हमसे आप, तो हम आपको इम्प्रेस करना छोड़ देंगे। हम अब ये सोचेंगे कैसे आपको अटका के रखें। इसको मीडिया जगत में एक वर्ड बोला जाता है हुक पॉइंट। बॉलीवुड्स वगैरह में जितनी मूवी देखते होंगे सब में हुक पॉइंट रहता है, आप उसको देखते हैं, हुक पॉइंट पर रुकते भी हैं, बट आप जानते हैं ना व्हाट इज़ द हुक पॉइंट। तो हम एक वर्ड यूज़ किया, हुक पॉइंट क्या होता है। आप कोई भी फिल्म खोलिएगा कभी भी, आप देखिएगा जब इंटरवल आता है फिल्म में, हमको लगता है इसमें जितने लोग हैं सब ने फिल्म देखा होगा कभी ना कभी। कोई ऐसा भी जो कभी कोई फिल्म नहीं देखा है, ऐसा है कोई? सब देखे होगा। तो अब जब आपका इंटरमिशन का टाइम आता है, इंटरवल का टाइम, तो उस टाइम को एक ऐसा सीन पे जाके फिल्म को रोकेगा जिसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दे। जैसे हम बता रहे हैं, मान के चलो फिल्म का एक्टर जो भी है, हीरो जो भी है, वो सामने खड़ा हुआ है और फायरिंग हो गई, गोली लगने वाली है, उसको गोली चल चुकी है। अब माइंड में आएगा अब क्या होगा, अब तो ये मर जाएगा, तो वहाँ पे तुम अटक जाओगे। दिस इज़ कॉल्ड टू बी हुक पॉइंट। कास्टिंग के अंदर ऐसी चीज़ दिखाई जाती है, एक बच्चा बचपन से रोटी के लिए तड़प रहा है, दौड़ते दौड़ते एक बार बड़ा हीरो बनकर तैयार हो जाता है। इट्स अ हुक पॉइंट। ऐसे पॉइंट लाए जाते हैं ताकि तुम्हारा जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर बना रहे कि अब क्या होना है, व्हाट हैव टू बी डन नाउ, अब होना क्या है। जब यहाँ पे हम सवाल को अटक जाते हैं तो हम आगे रुकेंगे, और वो वही चीज़ चाह रहा है। तो हमको एग्जामिनर्स ये सोचता है कि हम उसको कोई ऐसा पॉइंट दें जिसको वो पढ़े, उसको लगे नहीं इसके अंदर ये लॉ भी सोचने का बहुत अच्छा अलग तरीका है, किस तरीके से घुमाया है। जनरल बुक्स में ये ऐसे लिखा हुआ है, बट इसने ऐसे लिखा है। आपका एप्टीट्यूड वो देखता है वहाँ पर, अगर उसको एप्टीट्यूड लग गया, अच्छा वर्ड लिमिट कम भी रहेगा, वो आपको पास करेगा, पक्का पास करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो जाती है।
उसी मायने में हम बात कर रहे हैं अगर, तो अपने टॉपिक पर ही अगर हम बात करें तो योग शब्द के बारे में बात करें कि योग 3 शब्दों के मेल से बना, शरीर, मन और आत्मा। याद रखिएगा क्या क्या है, एक शरीर, दूसरा मन और तीसरा आत्मा। तो जब पहला 2 नहीं होगा तो तीसरा होगा ही नहीं, याद रखिए। शरीर आपका जहाँ पर है, मन वहीं लगना चाहिए आपका। अगर ये दोनों एक साथ लगा हुआ है देन आत्मा वहीं पे आ जाएगी। ऑटोमेटिकली काम में आपका इफेक्टिवनेस आ जाएगा, भला काम हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा, जो आप सोचे उससे ज़्यादा अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप मन के साथ उस काम को करेंगे, तब बाय प्रेशर करेंगे देन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि ये जो शब्द है प्रक्रिया और धारणा, चूँकि हमने क्या कहा, आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करेंगे तो आध्यात्म का मतलब क्या होता है, खाली किताब पढ़ते रहो नहीं। अगर हम किसी को प्राइस्ट बोलते हैं, कोई अगर पुजारी है या कोई अगर मस्जिद का इमाम है, नमाज़ पढ़ाने वाला है, या कोई फादर है, कोई पादरी है, सिर्फ किताबी ज्ञान है उसके पास, या वो नमाज भी पढ़ता है, वो पूजा भी कराता है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बंदा प्रैक्टिस में भी है, गॉड के नज़दीक है कहीं ना कहीं। एक आम आदमी ये मान के चलता है। इसका मतलब अगर हम किसी मौलाना के पास जा रहे हैं तो ज़रूर है कि मौलाना नमाज़ पढ़ता होगा। किसी पुजारी के पास जा रहे हैं, मंदिर के पुजारी के पास, तो डेफिनेटली वो पूजा करता होगा। वो मेरी तरह से नहीं होगा, आपकी तरह से नहीं होगा। आप वीकली कर लेते होगे, आप 2 दिन 4 दिन में कर लेते होगे, बट वो एवरीडे करता होगा, उसका रूटीन होगा वो। तो सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होगा, किताबी ज्ञान का कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशन भी होगा। अगर किताबी ज्ञान के साथ उसको व्यवहारिक किया हुआ है उसने, देन आप उसको वैल्यूएट करोगे। और ऐसा क्यों करेंगे, चूँकि ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मेरा मन, हमारा जो मन है वो मानता है इस बात को। हम ये मान के चलते हैं। अगर हम आपसे एक छोटा सवाल करें कि मान लीजिए आप में से कोई आदमी, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई बुरा नहीं ले ले अपने ऊपर, हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पंकज एक किसान के बेटा हूँ, मान लेते हैं। और बचपन से पंकज ने देखा हो किसानी कैसे होती है, पापा कैसे किसानी करने जाते थे, क्या क्या लेके जाते थे, बीज रोपण के टाइम क्या होता है, फसल कटने के टाइम क्या होती है, सारी चीज़ वो देखा हो। ठीक है, उदाहरण के लिए ले रहे हैं पंकज, अपने पर मत लेना, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो कल के डेट में अगर आप में से पंकज के अलावा प्रतिभा, विनीता, मीना, राधा सब टीचर हैं और सबको एक ही चीज़ पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ाना है? वो खेती पढ़ाना है, कृषि पढ़ाना है। कृषि क्या है? तो कृषि का जो सारा चीज़ आप पढ़ाएंगे, आप सब लोग पढ़ाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा व्यावहारिक है वो अगर पंकज है, बचपन से पंकज है व्यावहारिक, तो पंकज के जो पढ़ाने का वे होगा वो डेफिनेटली सबसे अलग हो जाएगा वहाँ। इसीलिए एक डॉक्टर शिव खैरा की लाइन को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। जब भी कभी इस तरह की चीज़ आती है, प्रैक्टिस को लेकर के, स्किल को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, बीएड भी क्या है? ट्रेनिंग कोर्स है। बीएड भी ट्रेनिंग कोर्स है, तो ट्रेनिंग ही सब कुछ है। आपके पूरे 2 साल का जो असेट है वो क्या है? स्कूल एजुकेशन। जो आप स्कूल में पढ़ा के आएंगे वो एजुकेशन। जो आप लाइवली जा कर के पढ़ाएंगे, डेमो भी होगा, वो सीखने का मौका भी होगा आपको बहुत कुछ। हालांकि बच्चे लोग इसको अक्सर टाइम पास में गुजार देते हैं अक्सर, बट इट इज़ अ वेरी शार्प पॉइंट जस्ट टू लर्न इट। इससे सीखने का मौका है और वो कभी नहीं भूलेगा। बाकी तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, पास तो सबको करना है, 2-4 नंबर आगे पीछे सब पास कर ही जाएगा। बट जो एग्जैक्टली प्रैक्टिस स्कूल में होनी है वो कहीं और नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और बाद में आप चाह करके भी नहीं कर सकते वो काम, और अभी आप बिना चाहे भी कर सकते हैं अगर चाहेंगे थोड़ा सा भी, देन यू कैन डू इट वेरी वेल। तो इसलिए क्या होता है, तब अगर मान लीजिए पंकज पढ़ाएगा उस पॉइंट्स को अपने बुक के ज़रिए से, परिभाषा बुक की लिखी जाएगी, सारी चीज़ें लिखी जाएगी, उसके बाद उसको लगे बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो तुरंत व्यावहारिक होकर के वो सोचेंगे कि हम कैसे करते थे, देन उस एक्टिविटी को प्रोड्यूस करेंगे वो, और देन बच्चा एक्टिविटी को मिलाएगा बुक के साथ, बहुत ईजिली समझ लेगा वो। तो इसीलिए कहा जाता है कि नो वन कैन डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। डॉक्टर शिव खैरा की लाइन है कि हर आदमी जो होता है कुछ ना कुछ कर ही सकता है, वो उसमें योग्यता है। और जो विनर्स होता है वो किसी भी काम को एक अलग तरीके से करता है, काम अलग नहीं करेगा, वो काम के करने का तरीका अलग करेगा, काम नहीं बदल देगा, काम तो वही रहेगा जो सब कर रहा है। तो यही चीज़ स्किल होती है। अगर आप एक काम को अच्छे ढंग से कर पाते हो, बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से, सामने वाले के ऊपर इमेज आपका बन जाए, उस तरीके से कर रहे हो, इट मीन्स आपका सिर्फ वर्क नहीं है, वो वर्क हो ही नहीं सकता है, वो आपका वर्क विद द आर्ट है। मतलब वो ऐसा काम है जिसमें आपकी एक कला छिपी हुई है, जिसको बच्चा आपकी कला को देखना चाह रहा है। अगर उससे कोई सवाल, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी कमी को बच्चे फेंक देते हैं।
अब बच्चा नहीं पढ़ रहा, कहते हैं बहुत बेहुदा बच्चा है, पढ़ने वाला है ही नहीं, इन लोगों का बेस एकदम ही नहीं है। लेकिन ये भी ठीक है, बच्चे का बेस नहीं होगा, लेकिन आपका बेस कितना है, आपने उस बेस में कुछ इम्प्रूव किया या नहीं किया, उसके बेस को कुछ भी बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा भी नहीं कर दे पा रहे हैं अगर, तो इट मीन्स आपका भी फॉल्ट है। बच्चे का तो फॉल्ट होगा ही, मानते हैं, ठीक है ना। मतलब सिर्फ तेज़ बच्चे को तो कोई पढ़ा लेगा, उसको तो आप हिंट्स कर दिए पढ़ लेगा, आप हिंट्स नहीं भी कीजिए तो ही पढ़ लेगा वो, ठीक है ना। असल पढ़ाना उसके लिए ज़रूरी है जो बच्चा एकदम ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ज़ीरो से जुड़ा हुआ है, उस बच्चे को ऊपर उठाइए, दिन कमाल है। और उसके लिए आपके पास सिर्फ वर्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ डिक्शनरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके पास वर्क विद आर्ट होना चाहिए कि आप अपनी कला से उस एक किताबी ज्ञान को कैसे बच्चे तक पहुंचा पाते हैं कि बच्चा आपका 100% अपने तक ले पाए किसी भी तरह। भले वो 100% को लेने के बाद 20% निकाल देगा, तभी भी 80% तो उसके पास गया, 10% और भूल जाएगा, बट 70% तो स्टिल दे हैव, अभी भी 70% तो उसके पास है। तो ये तभी संभव है जब आपके काम में एक रुचि होगी आपकी। इसी चीज़ को योग कहता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी, जैन धर्म के अंदर भी देखिए आप अगर, तो वहाँ भी मिलेगा। अगर आप बौद्ध धर्म के अंदर देखिए तो वहाँ पे बौद्ध धर्म के अंदर आता है बौद्ध पंथ। बौद्ध पंथ में तो बहुत लंबा चौड़ा उधर हमको नहीं जाना है, लेकिन बौद्ध पंथ का ये कहना है कि ध्यान करो। वो कहता है ध्यान करो, और ये कहता है कि आपको जो करना है करते रहो मगर ध्यान करो। अब ध्यान क्या करना है, मतलब जो काम करना है वो ध्यान करो आप, तो मतलब धारण कर लो। उस ध्यान का अर्थ है अपने आप को धारण कर लो उसमें। मतलब अगर हमको पढ़ना है सिंदबाद द सेलर, तो हम ये समझ लें कि हम ही सिंदबाद द सेलर हैं और हम वो कश्ती चला रहे हैं, और जो जो चीज़ सिंदबाद द सेलर को फील हुआ होगा वो हम फील कर सकें। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तो तभी होगा जब हम कोई काम करके देखेंगे, उस जोखम को कैसे फील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो बोल देने तक किताबी ज्ञान है, ये बोल सकता है, आप भी बोल दीजिएगा, हम भी बोल दिया है। लेकिन अगर हम भी पढ़ेंगे सिंदबाद द सेलर तो कभी भी अपने आप को सिंदबाद नहीं मान सकते हैं, ये बात फैक्ट है, इससे इनकार हम नहीं करते हैं। लेकिन सब चीज़ ऐसी नहीं है। अब हम मतलब कश्ती में और कश्ती को जा कर के समुंदर में और गोता खाएं और तब समझे ये डर हो रहा है हम सिंदबाद हैं, ये तो संभव नहीं है। लेकिन हर काम सिंदबाद द सेलर बन करके ही होगा ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम आप करके देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें होता है बाप बेटी के बीच की बातचीत है, माँ बेटी के बीच की बातचीत है, तो आप दो फ्रेंड साइकिल में बात कर सकते हैं, भाई बहने बात करके देख सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है। आप स्पीकिंग की बात करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे, कोई भी आदमी आपस में इंग्लिश टॉक कीजिए, गलत कीजिए सही कीजिए मतलब नहीं, कीजिए बस कीजिए, तो ऑटोमेटिकली 10 दिन गलत के बाद एक दिन सही आ ही जाएगा आपका, है ना। कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, ऐसा तो होगा ही। आपकी स्पीड पढ़ने की स्किल नहीं है, धीरे पढ़ते हैं, बट कंटिन्यू बना के रखिए इसको, कुछ ना कुछ इम्प्रूव तो हो ही जाएगा। तो मतलब जो चीज़ें प्रैक्टिस में आने वाली हैं, ठीक है, हम नहीं कहने कि आप शक्तिमान की तरह इनविजिबल हो जाओ, आप क्रिश की तरह उड़ने की कोशिश करो छत से, तब तो आदमी मर ही जाएगा, वो चीज़ व्यवहारिक नहीं है। बट जो चीज़ व्यवहारिक हो सकती है, दैट हैव टू डू इट, उसको करके देखना पड़ेगा। अगर वो करते हैं तो वहाँ पे आप ध्यान लगाते हैं। इसी को बौद्ध धर्म बोलता है कि ध्यान करो, उसी को बौद्ध धर्म क्या बोलता है, ध्यान करो। और उसी को अगर हिंदू धर्म में जाते हैं तो हिंदू धर्म की मैथोलॉजी ये कहती है कि आप धारण करो, मतलब आध्यात्मिक का मतलब हो जाता है कि प्रक्रिया है और उसको धारण करना है। मतलब जो प्रक्रिया आप बोल रहे हो ना, उस प्रक्रिया को आप धारण करो। मतलब कहते हैं कि भाई आप पूजा करो सुबह सुबह, तो नहीं, आप पूजा करो, सिर्फ बोलो नहीं, यू हैव टू डू इट। आप करो, देखो क्या हो रहा है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसे जितने भी विद्वान हैं उन लोगों का ये कहना है कि किसी को कोई काम बोलो, बट बोलने से पहले खुद करके देखो कि आप कर सकते हो कि नहीं। अगर आपसे वो संभव नहीं है तो दूसरों को मत बोलो, ठीक है। तो इसको अगर हम बौद्ध धर्म में जाते हैं तो बौद्ध कहता है, बौद्ध पंथ है ये, उसका टर्मोलॉजी बौद्ध पंथ। और बौद्ध पंथ क्या है, बौद्ध का रास्ता क्या है, तो वो कहता है ध्यान करना। मतलब अपना ध्यान लगा दो, जो चीज़ तुमको करना है उसमें ध्यान लगा दो बस। अब ध्यान लगा देंगे तो सारी प्रक्रिया ध्यान में जाके जुड़ जाएगी। आप ध्यान लगाए काम करते रहिए। हिंदू धर्म में जाइएगा, जैन धर्म के अंदर जाइएगा, जैन के अंदर भी जैन पंथ आता है, जैन धर्म के अंदर भी जैन पंथ है। जैसे बौद्ध में बौद्ध पंथ है, वैसे ही जैन धर्म के अंदर भी जैन पंथ आता है। लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात करेंगे हम, चूँकि जो वर्ड योग है, योग आया हिंदू धर्म से ही है, संस्कृत शब्द से आया है और आध्यात्म शब्द से आया हुआ है। तो ख़ास तौर पर हम हिंदू शब्द, हिंदू धर्म की बात करेंगे जिसमें आध्यात्म की प्रक्रिया पे जोर दिया गया है, जिसका अर्थ दो अर्थों में है, एक प्रक्रिया है और दूसरा उस प्रक्रिया को धारण करना है। तो जब आप योग अगर करते हैं, योग शब्द की बात करें, भारत में बौद्ध पंथ के साथ चीन, जापान, तिब्बत
दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका, ये सब को आप जोड़िएगा तो ये सब कहीं ना कहीं बौद्ध का केंद्र बन गया था। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, देखा होगा जब बौद्ध धर्म आगे बढ़ा तो वो मतलब चाइना, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका सभी जगह फैला। क्यों फैल गया? चूँकि उसमें लोगों को लगा कि भाई हेवी प्रैक्टिस नहीं है, ये सिर्फ कहता है अपने काम पे ध्यान दो, ये नहीं कह रहा ईश्वर की पूजा में ध्यान दो, लेकिन वो था, उसका जड़ वही था। मतलब बौद्ध धर्म को हम मजाकिया तौर पे समझाएंगे, अगर मजाकिया तौर पे बोल रहे हैं, इसको लिख नहीं दीजिएगा अभी जो हम बोल रहे हैं, मतलब बौद्ध धर्म कहता था तुम कुछ भी कर लो, फ्री हो। मतलब हम कहते हैं पंकज को कि तुमको जो करना है कर सकते हो, लेकिन आप ये ध्यान रखो किसी को तकलीफ ना पहुँचे। अब पंकज के मन में आया कि वो प्रतिभा का 500 रुपया उसके पास है, वो उसको नहीं दे। मान लेते हैं प्रतिभा का 500 रुपया, वो सोचे हम नहीं देते, चलो हटाओ, मेरा मन नहीं देने का। तो बौद्ध धर्म कहेगा मत दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं देना है मत दो। लेकिन ये कहेगा हाँ प्रतिभा को तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई। अब प्रतिभा से पूछो भाई तुम्हारा 500 रुपया पंकज नहीं दे तो क्या तुमको तकलीफ होगा? तो डेफिनेटली वो कहेगी तकलीफ होगा, ठीक है। तो अगर प्रतिभा को तकलीफ हो गया 500 रख लेने से, तब फिर तुम नहीं रख सकते, तब तुम उसका पैसा लौटा दो। इसी तरीके से तुमको चोरी करना, चोरी कर लो, लेकिन जिसके घर में चोरी किया है उसको तकलीफ नहीं हो। तुमको किसी को पीटने का मन है, जाके पीट दो, चलो जायज़ है, ठीक है, लेकिन हाँ उसको तकलीफ नहीं हो। तो अब ऐसा होगा तुम किसी को पीट रहे हो उसको तकलीफ नहीं होगा, तुम कहीं चोरी कर रहे हो उसको तकलीफ नहीं होगा, तुम किसी का पैसा बेईमानी कर रहे हो उसको तकलीफ नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, ध्यान के नाम पर उसने सबको एकाग्र कर दिया और धीरे धीरे वो शांति का संदेश देते रहते, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अंगुलीमाल के बारे में भी, वो कहता है ना अंगुलीमाल के बारे में जब पढ़ा होगा कि जब तुम जान दे नहीं सकते हो तो जान ले क्यों रहे हो, चेंज हो जाता है वो, है कि नहीं। तो इस सब तरह का बहुत सारी चीज़ें जो दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो योग के अंदर जो कहा गया बेसिकली हिंदू धर्म से, हिंदू मैथोलॉजी से, संस्कृत से योग वर्ड आया हुआ है और उसका मेन चीज़ था कि प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को धारण करना है, नंबर 1। आगे जब हम जाएंगे तो इसके बारे में मालूम होता है कि प्रसिद्धि के बाद, प्रसिद्धि क्या होता है, कोई चीज़ का मशहूर होना। तो हम किसकी बात कर रहे थे, बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, उसमें भी योग था, योग से अपरिचित वो भी नहीं है। तो क्या हुआ, जब बौद्ध धर्म बहुत प्रसिद्ध हो गया, सब जगह लोग जानने लगे और उसके मानने वाले लोग बढ़ने लगे, एक देश की सीमा पार करके दूसरे कई देशों तक वो फैल गया, तब पहली बार 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में इसको मान्यता दी है। किसको? योग दिवस मनाने की, जिसमें भारत के आह्वान पे ये चीज़ हुआ है। योग बहुत प्रसिद्ध हुआ है, हर धर्म के अंदर लोगों ने इसको अपनाया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कंट्रोवर्सी है, तो उस कंट्रोवर्सी को लेकर हम नहीं चल सकते हैं सीधे। आप लोग को पहले भी कोरोना वाली बात भी आई थी, तो भी हम बोले थे कोरोना के बारे में भी, जब आप लोग को बोला होगा तो बोलेंगे, याद होगा, हम एक बार 2-3 वर्ड है इसका रिपीट कर दे रहे हैं कि अक्सर लोग, कुछ लोग ऐसे जो प्रो मोदी हैं और कुछ लोग हैं जो एंटी मोदी हैं। तो जो प्रो मोदी है वो कह रहे हैं मोदी जी ने किया देन हम नहीं करेंगे, कुछ ऐसे जो कह रहे हैं मोदी ने किया इसीलिए हम करेंगे। भाई मोदी जी ने क्या किया नहीं किया मोदी जी पे छोड़ दो, तुम अपने लिए देखो वो काम तुम्हारे लिए बेनिफिटेड है या नहीं है। हर चीज़ को आप प्रो मोदी और एंटी मोदियों के नहीं देख सकते हैं। आप ये बात मान के चलिए, जो लोग भी अगर ये बात मानते हैं कि चलो भाई हम मान लेते हैं कि चलो अगर वो चाय वाला भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय वाला मोदी, मान लेते हैं चलो चाय वाला मोदी है, तो बताओ ना इंडिया में कितना चाय बेचने वाला है, बताओ तो कोई भी आदमी गिनती है आपके पास, कितना लोग चाय बेचता है पूरे इंडिया में? किसी के पास नहीं होगा। एक ट्रेन के अंदर कितना चाय बेचने वाला, उसका तो पता ही नहीं चलेगा। पूरे इंडिया की बात क्या करेंगे हम? तो उतने सारे लोग अगर चाय बेचने वाले हैं तो सब लोग मोदी जी क्यों नहीं बन जाते हैं? इसलिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि मोदी इज़ नॉट लाइक वाइज एवरी चाय वाला। हर चाय वाले की तरह मोदी को ट्रीट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हर चाय वाला होगा, हर चाय वाला मोदी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हर इंसान के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन है। मोदी जी का उदाहरण ऐसे लिए थे, कोई ऐसी कोई वजह नहीं थी। कहने का अर्थ था कि अगर हम अपनी कोई सोच बनाते हैं तो हम दूसरे पे केंद्रित करके नहीं बनाएंगे, हमको खुद पे केंद्रित करके बनाना होगा। होता क्या है कि हम लोग दूसरे का टांग खींचने में ज़्यादा रहते हैं। हम लोग के यहाँ खास तौर पे, हमने शायद पहले ही बोला होगा, आप इंडिया के अंदर देखिए, इंडिया पूरे दुनिया में 294 कंट्रीज़ हैं एटलीस्ट, पता होगा आप लोग को। इन 294 देशों में
294 देशों के अंदर शायद, हम पक्का नहीं बोल सकते इस बात को, लेकिन हमको लगता है शायद इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान, सबसे ज़्यादा नियम, हर सेक्टर में नियम है, और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा क्राइम भी इधर ही हो जाता है। मतलब अब आप देखो एक छोटा सा उदाहरण, यहाँ बना हुआ है भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर आपको रिपोर्ट बता देगा कि आपको लड़की होने वाली है कि लड़का होने वाला है, अगर बता देगा तो मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है, पीसीआई की धारा है, उसके ऊपर केस करके फाइल दर्ज करके उस डॉक्टर की प्रैक्टिस को बंद कर दिया जाएगा, जेल भेजा जा सकता है। दिस इज़ द राइट यू हैव नाउ। बट होता क्या है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हो रही है, आज की डेट में हो रही है, इस कानून के बनने के बाद हो रही है। आप इसके ठीक उलट चले जाइए विदेश में, एक उदाहरण दे रहे हैं, विदेश के अंदर आपको ये नियम है ही नहीं कि भ्रूण हत्या हो कि नहीं हो, आपकी मर्जी है। भ्रूण हत्या करना चाहते हो बहुत शौक से कर लो, कोई नहीं रोकेगा। बट विदेशों के अंदर भ्रूण हत्या होती ही नहीं है, तो वहाँ नियम भी नहीं, तब भी भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, और यहाँ नियम बना फिर भी भ्रूण हत्या हो रहा है। बताओ क्या है। दूसरी तरफ आप देखिए, 3-4 दिन पहले हम देखा था व्हाट्सएप पे एक मैसेज था, उसका उदाहरण दे रहे हैं आपको, आप लोग भी देखे होंगे, हो सकता है सब नहीं, कोई देखा होगा। 2 तरफ का फिगर बना हुआ था, एक साइड में भारत की नदी थी, जैसे गंगा नदी है, गंगा मैया, और बाहर में इंग्लैंड की नदी है, कहीं और की नदी है। इसके नीचे लिखा हुआ है नदी को हम माता मानते हैं, यानी हम नदी की पूजा करते हैं, नदी की पूजा पाठ हम करते हैं, हमारी नदी हमारी माँ समान है। दूसरी तरफ लिखा हुआ था हम नदी को सिर्फ नदी मानते हैं, नदी कुछ भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है ना कुछ है, कुछ है ही नहीं, वो नदी नदी है बस। ठीक है। फिर उसके नीचे देखो, जो भारतीय नदियाँ हैं उसके नीचे एकदम कचरा दिखाया हुआ है, गंदगी फैली हुई है, पूरा कूड़े का ढेर। दूसरी तरफ जो विदेश की नदियाँ एकदम साफ शफाफ चकाचक, देखने में एकदम खूबसूरत लग रहा है, और वहाँ पे जितने भी ये हैं क्या कहते हैं विदेशी सैलानी घूम रहे हैं, उसके नीचे मैसेज दिया हुआ है कि देखो, एक वो इंसान जो माँ समान मान रहा है, पूजा करता है नदी की, तब गंदा रखे हुआ है, दूसरा वो जो कुछ भी नहीं मान रहा है तब इतना स्वच्छ रखे हुआ है। तो मतलब कितना बड़ा कमेंट है ये इंडियन के ऊपर। ये हमारी सोच है, बिल्कुल सही, गलत बात नहीं है। आप देख लीजिए, बात नदी की हम एक उदाहरण के तौर पे दिया, चूँकि व्हाट्सएप पे देखा था, ध्यान में था इसलिए। लेकिन अगर ये बात गलत भी हो, हालांकि गलत नहीं, आप किसी नदी को देखिए गंदगी मिल जाएगी। मेरे समझ से जमुना नदी जितनी गंदी है, उसको तो नदी कहना भी दिक्कत होता है, वो तो नाला लगता है देखने में, ठीक है ना। लेकिन है, क्या करेंगे, वास्तविकता यही है। तो आप इसी तरीके से बात कीजिए, हमने भ्रूण हत्या की बात की, नियम बना हुआ है फिर भी हो रहा है। आप नदी के लिए देख लीजिए, नदी के ऊपर वैसा ही हो रहा है। मतलब हम कर क्या रहे हैं फिर, हमारी मान्यता जो भी है हम मान रहे हैं क्या? हम आपको बोलेंगे हम आपको बहुत मानते हैं, बट रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे। आप आ रहे हो, आपको चेयर भी नहीं दे रहे बैठने के लिए, एक चेयर तो हम ही बैठे हुए हैं। तो एटलीस्ट अगर रिस्पेक्ट दे रहे थे तो चेयर तो छोड़ देना चाहिए था आपके लिए, वो भी तो किया नहीं, तो फिर रिस्पेक्ट किधर दिया हम, है ना। तो सब चीज़ मानने के ऊपर होता है, वो चीज़ मेरा कहने का यहाँ पे अर्थ है। तो इसी अर्थ में आपको बताया गया है कि अगर हम बात करें तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, इसको मान्यता दी गई है, भारत ने पहल की थी और वर्ल्ड ने इसको स्वीकारा है, सभी एक साथ, अमेरिका ने इसको फॉलो किया, मान लिया। और इसकी परिभाषा ऐसी तय की कि मतलब इसके अंदर रोगों से मुक्ति होनी चाहिए। मतलब एक तरह से अगर बहुत संक्षेप शब्द में बोले, कम शब्द में बोले अगर हम, तो ये कह सकते हैं कि आपका योग ऐसा चीज़ हो जो आपको रोगों से दूर कर दे। उसका कहीं ना कहीं अर्थ, उसका थीम ये होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा? जब वो प्रैक्टिस में आएगी, जब वो प्रैक्टिस में आएगी तभी ऐसा होगा। सीधी सी बात है, हम कहेंगे मैथमेटिक्स में एक बच्चा तेज़ होगा, इसका मतलब मैथमेटिक्स वो रोज़ बनाता होगा, तभी तेज़ होगा वो। एक महीने में 10 दिन पढ़ने वाला तेज़ नहीं हो सकता है। तो अगर कोई आदमी निरोग है तो इसका मतलब उसने रोग को मात दे दी है। तो रोग को मात करने के लिए अगर योग अगर ज़रूरी है तो वो योग को रोज़ाना कर रहा होगा, इसका मतलब है। इसीलिए परिभाषा के बारे में कहा गया कि परिभाषा योग की कैसी हो। परिभाषा योग की ऐसी होनी चाहिए जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, मतलब कम कोई चीज़ और ज़्यादा कोई चीज़ अगर है ना, तो उस दोनों से दूर हो, दोषों से मुक्त हो। योग शब्द के
वाच्यार्थ का लक्षण ऐसा बतलाया है कि जिसके प्रसंग के लिए जो भी चीज़ उपयुक्त है उसका व्यवहार किया जाए। जैसे भागवत गीता के अंदर जाइएगा तो उसके अंदर कहा गया प्रतिष्ठित ग्रंथ माना गया उसको, भागवत गीता को। तो भागवत गीता तो प्रतिष्ठित ग्रंथ है ना, और अगर भागवत गीता ग्रंथ अगर अपने अंदर योग के बारे में कोई जानकारी दे रही है तो इसका मतलब उसका वैल्यू तो देना ही पड़ेगा हमको। योग शब्द कई बार उससे प्रयोग हुआ है, कभी अकेले और कभी विशेष तौर पे उसका इस्तेमाल किया गया, जैसे कि बुद्धि योग के लिए, उसका संसार योग के लिए, कर्म योग के लिए, वेदोत्तर के लिए, ठीक है, कई तरह से भक्ति योग के लिए, हठ योग के लिए भी नाम से पुकारा गया है। अब ये सब अलग अलग चीज़ हैं, सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद है पाशुपत योग है, उसके बाद है माहेश्वर योग है। ऐसे शब्दों का प्रसंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा भागवत गीता के अंदर। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंस है, धार्मिक रूप से भी इसका क्या वैल्यू है। और अगर वैदिक काल में आप चले जाएंगे, वैदिक काल जब वेद का काल था उसको वैदिक काल हम लोग बोलते हैं। पता होगा वेद 4 वेद है ना। तो वैदिक काल में अगर हम जाते हैं तो वैदिक जो मूर्तियां हैं, क्योंकि हर चीज़ का लेखा जोखा हमारे पास मौजूद उस टाइम का नहीं है, बहुत सारी चीज़ प्राचीन काल की हम उस वक्त की जो ड्राइंग है, आर्ट्स है, जो मतलब शिल्प आर्ट्स है, मतलब आप देख सकते हैं एक तरह से पत्थरों को काट काट करके जो ड्राइंग बनी हुई है, चित्र बना हुआ है, उसको देख करके, है ना, बहुत कुछ को सीख पाते हैं कि उस वक्त के लोग कैसे रहते रहे होंगे, क्या उनका हथियार रहा होगा, सारी चीज़, वेशभूषा कैसी रही होगी, शिकार किस तरह करते रहोगे, ये सारी चीज़ किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनके जो वो हथियार, वो सारी चीज़ें जो दीवारों पे गढ़े मिलते हैं, इन चीज़ों को देख के हम उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वैदिक काल की बात हम जब करते हैं तो उसमें प्राचीन काल के वेदों में कम से कम अगर बात कीजिए तो 900 BC से लेकर के 500 BC तक, BC समझ रहे हैं आप, बिफोर क्राइस्ट, ईसा काल से पहले का समय। अगर हम लोग AD में बात करते हैं तो AD में जो वक्त बढ़ रहा है तो बढ़ता है, अगर BC में बात कीजिएगा तो उल्टा होगा, डिके होगा। जैसे अगर 900 से बोल रहे हैं तो 900 क्या हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, कमेगा, उल्टा हम उसमें आएंगे। अब 500 बोल रहे हैं तो ये और पीछे, और भी उससे पहले का काल चला गया। तो 900 काल से अगर देखें BC से लेके 500 BC तक अगर देखें तो उसमें हमको वैदिक काल का उल्लेख मिलेगा। और उसके अंदर जो तपस्या है, जो साधना है, इसका समावेश आपको देखने को मिलेगा। और ये तपस्या हो या साधना हो, ये सब पूरी तरह से योग का ही एक रूप है ना। कई मूर्तियाँ ऐसी हैं जो योग को निर्देशित करती है, बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं जिसमें आप देखेंगे तो किसी न किसी योग की किसी एक मुद्रा को दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है, कोई एक समाधि को शो कर रही है, इस तरह की। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाएं तो 3300 से लेकर के 1700 BC के आसपास में आप देखेंगे तो उस टाइम का बहुत कुछ हमको मिलता है, जो चाहे पुरातत्व विभाग की तरफ से मिले, गैलरी के तौर पे मिल जाए या मूर्तियों के द्वारा मिल जाए, आप जानकारी ले सकते हैं। उन सब में धार्मिक जो संस्कार है वो योग से संबंधित है, ठीक है। तो इस सब का तो खैर निर्णायक सबूत नहीं मिल सकता कि लिखित रूप में हो जाए, वो नहीं है, लेकिन हाँ उसको सबूत से कम भी नहीं माना जाएगा। फिर भी बहुत सारे जो ऐसे पंडित हैं उनकी राय ऐसी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, योग को ध्यान से केंद्रित करके देखा गया था कि योग तभी संभव है जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे, और योग और ध्यान का केंद्रित होना ही आपकी आत्मीयता को दर्शाएगा। इसलिए ध्यान में उच्च चैतन्य को प्राप्त करने की जो भी रीतियाँ हैं, रीतियाँ क्या होती है, कस्टम्स, मतलब रिचुअल्स, जो हम मान लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, आज भी बहुत सारी चीज़ों को हम मानते हैं, ठीक है, जैसे पापा करते आए, दादा करते आए, नाना करते आए, दिन आप भी करते हुए आएंगे। तो ये सब रिचुअल्स हैं, उसको हम फॉलो अप करते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारी रीतियाँ हैं, उनका विकास आज भी अगर देखा जाए तो परंपराओं को हम भले उपनिषद के ज़रिए आपको मिल गया हो, या हो सकता है आपने उपनिषद के अंदर मिल गया। उपनिषद में बहुत ज़्यादा आपको, उपनिषद लगभग क्या है, जीने का तरीका। अगर उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे तो उपनिषद का उर्दू वर्ड होता है, उर्दू वर्ड हमको इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर चूँकि मुस्लिम्स में भी सहीफ़ा एक वर्ड है, और सहीफ़ा इसका उर्दू वर्ड है, और सहीफ़ा उपनिषद दोनों एक ही चीज़ मिलती है। बहुत सारे सहीफ़े, बहुत सारे उपनिषद
टकराते हैं। तो ये तो खैर धार्मिक समानता जहाँ पर वहाँ पर बात करेंगे हम। फिलहाल उपनिषद की ही बात करें हम अगर, तो उपनिषद बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, ठीक है, काफ़ी हैं। मतलब लगभग जितने भी अलग अलग देवी देवता आए उन लोगों के साथ कोई ना कोई उपनिषद जुड़ा हुआ था, उससे जोड़ कर उन्होंने शिक्षा लोगों को दी उस वक्त के समय में, वो सब चीज़ें। और वैसे तो वेद आप जान रहे 4 ही है, वेद को समझने के लिए बनाया गया वेदांग वो 6 है ना, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हम क्या कहते हैं उपनिषद के, तो बहुत सारे हैं उपनिषद, एक दो नहीं है, बहुत है ना। एग्जैक्ट कितना है वो आप लोगों को पता होगा, हमको नहीं पता है। लेकिन बुद्ध के पूर्व प्राचीन ब्राह्मणिक जो ग्रंथ थे उनके बारे में कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन 2 शिक्षकों का रिकॉर्ड पाया जाता है। 2 शिक्षक जिनका नाम था, ठीक है, उस नाम की व्याख्या भी नहीं मिली, लेकिन 2 शिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लक्ष्य प्राप्त करने के आधार पर इस तरह की चीज़ लोगों के बीच रखी, जिसमें पद्धति ब्राह्मणी परंपरा से निकली है। मतलब इस वर्ड को जो उपनिषद बोल रहे हैं, जिसको हम उपनिषद बोल रहे हैं, ये जो वर्ड उपनिषद है ये दरअसल ब्राह्मणी परंपरा से निकली हुई। मतलब ब्राह्मण कौन है? जो ध्यान करता है उन पुस्तकों का जो फ्रॉम गॉड आई हुई है, मतलब बिल्कुल गॉड की तरफ से है, दुनियावी किताब नहीं है, ईश्वरीय किताबें हैं। चाहे आप उसको भागवत गीता बोलिए, चाहे आप उसको उपनिषद बोलिए, फिर चाहे आप उसको ऋग्वेद बोलिए, यजुर्वेद बोलिए, अथर्ववेद बोलिए, सामवेद बोलिए, ये वेदांग बोलिए, जो भी बोल सकते हैं आप, है ना। जो भी ऐसी स्क्रिप्चर्स हैं जो गॉड की तरफ से है, जिसमें इंसानों का अपना अमल दखल नहीं है, ठीक है, ये माना जाता है कि वो सनातनी है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरफ से आई और सीधे सीधे हमारे तक पहुंच गई, ठीक है, आने का सिस्टम जो भी रहा हो। तो उनकी जो परंपराएं हैं वो ब्राह्मणी परंपरा कहलाती है। तो उसको जिन्होंने फॉलो किया, ब्राह्मणी परंपराओं को जो फॉलो किया, वो जाहिर सी बात है वो उपनिषद से आया होगा, सॉरी उपनिषद से नहीं, मतलब वो आया होगा आपको वेद से आया होगा। तो जो वेद का वो ज्ञान है और जिसको उन्होंने फॉलो किया है और जो अपने शिष्यों को बताया होगा उस टाइम में, चूँकि उस टाइम तो प्रिंटिंग प्रेस था नहीं आज की तरह, तो उन्होंने उस चीज़ को सुन करके, जिसको श्रुति बोलते हैं, अपने फॉलोवर तक फैला दी। और वही चीज़ें आज हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। इसलिए उपनिषद जितने श्रुति लोग थे, जितने भी उनके मानने वाले थे, फॉलोवर्स थे, जो जहाँ जहाँ चले गए, उन्होंने अपने अपने अनुसार इस चीज़ को फैलाया। तो वो उपनिषद कई सारे हैं। और जो ब्राह्मणी परंपरा जिसको बोलेंगे, तो वो वेदों से निकली हुई परंपराएं हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको फैला दिया एक तरह से। ये संभव हो सकता है कि उपनिषदों में ब्रह्मांड से संबंधित बहुत सारे ऐसे कथन हैं, ठीक है, ब्रह्मांड से जुड़े बहुत सारे कथन हैं जो आपको उपनिषद में भी मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे कथन हैं जो कि आपको उसमें क्या कहते हैं वेदों में मिलेंगे, ठीक है, भागवत गीता के अंदर मिलेंगे। जाहिर सी बात है, चूँकि उपनिषद में जो चीज़ें हैं वो रिचुअल से आई है, उन लोगों से जिन्होंने ब्राह्मणी परंपराओं को अपने से आगे तक पहुंचा दिया, मतलब अपने श्रोताओं तक पहुंचाया, अपने फॉलोवर तक पहुंचाया, जिन्होंने श्रुति मानते हुए उस चीज़ को लिखा हो और वो अपने फॉलोवर तक उसको पहुंचाए हो। तो ये एक परंपरा बनी रही कि जो सीख करके आया वो आगे सीखते हो जा रहा है। जाहिर सी बात, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो जो हम बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, आप ये बात जब आपके ध्यान में रहेगी तो आप किसी और को बोलेंगे, आप जिसको बोलेंगे वो भी किसी और को बोलेगा। डेफिनेटली हमको भी कोई बोला होगा, अगर हमको कोई नहीं बोला हो तो हम कहीं ना कहीं से इस चीज़ को पढ़ा होगा, देन आपको बता रहे होंगे। तो ये एक परंपरा होती है। तो उसमें जो कॉमन चीज़ है उसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो कॉमन सी बात है। वो भागवत गीता में भी टकरा जाएगी, वो पतंजलि योग सूत्र वाली बुक है उसमें मिल जाएगी, उपनिषद के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ बौद्ध ग्रंथ के अंदर मिल जाएगी, बहुत सारे हिंदू ग्रंथ के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो इस सब तरह की चीज़ है जिसको हम ये अगर सीधे सीधे कहेंगे अगर, तो जो पहले वर्ड हम यूज़ किया, क्या यूज़ किया था, अभी जो वर्ड यूज़ किया था आपको, कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर आ जाइए तो रीति रिवाज जो भी है इसको ध्यान से अर्जित कर सकते हैं। और उसके बारे में जो ब्राह्मणी परंपराएं हैं उसी को इन सभी तक आगे इसका नाम जो भी दे दिया गया हो, लेकिन ये सब माना गया कि ब्राह्मणी परंपराएं हैं ये सब, यानी वो जो ईश्वरीय पुस्तकें हैं उनसे ले करके चीज़ों को इंडिकेट करके अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट करके लोगों तक उपनिषद के फॉर्म में हो, श्रुति के फॉर्म में हो, जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, या भागवत गीता बन गई, जो सारी चीज़ें, तो उसी को माना जाता है कि ये सब ब्राह्मणी परंपराओं का हिस्सा है, ठीक है। हेलो, किसी को कोई दिक्कत इतना में जो अभी बोले?
चलिए, तो अब ये करेंगे, क्या किया जाएगा इसको अब आगे नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। आप भी थोड़ा देख के रखिएगा। और कल हम इसमें बल्कि होगा तो हम कल पीडीएफ दे देंगे। कल तो है ही नहीं क्लास, लेकिन जब भी क्लास होगी उसके पहले हम पीडीएफ दे देंगे, पहले इस तीनों सेक्शन का, ए बी सी का। चूँकि यूनिट 1 और यूनिट 2 का तो हम दे चुके हैं आप लोग को, कहीं पर का भी जो सेक्शन है वो सब दिया हुआ है, बहुत सारा चीज़ वो वीडियो बनाया था उसमें दे दिया था, याद है ना। तो इसमें भी कोशिश करेंगे जो जहाँ तक संभव हो दे दें। बाकी अगर आपका कुछ अलग अलग क्वेश्चन, एक दो आदमी का अलग क्वेश्चन था, उनको हम सॉरी बोल रहे हैं, हम उनका जवाब नहीं दिए। जैसे राधा का कोई सवाल था आई थिंक, और आई थिंक शायद प्रतिभा का भी कोई क्वेश्चन था, मैंने व्हाट्सएप पे होगा, मौका नहीं मिला। बट नाउ हम कोशिश करेंगे तुम सबका जो भी जवाब है। प्लस पंकज अभी कोई पूछ रहा था कुछ सवाल, तो आप सवाल हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम सबका जवाब भेज देंगे आप लोगों को पर्सनली, जिसका जिसका जो सवाल है आपके व्हाट्सएप पर दे देंगे, ठीक है। हेलो, ठीक है, इसीलिए हम आज की क्लास यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, वो आप हमको व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे। आप लोग घर में रहिए, कहीं निकलिए नहीं, बी सेफ, स्टे एट होम। चलिए बाय।